नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड सभी उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी क्वेश्चन से अलग हैं पर बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं करने हैं, केवल कुछ क्वेश्चंस को हमें समझना है और कुछ को हमें साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है। तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है महाकाव्य। महाकाव्य का हमें सिर्फ अर्थ पता होना चाहिए। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य एक विशाल ग्रंथ है जिसमें किसी देश या जाति के लोगों के बारे में और किसी राजनीतिक घटना के बारे में पता चलता है। तो सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाएगा? महाकाव्य। अब भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इन दोनों के बारे में आप सबको पता होगा कि रामायण में श्री रामचंद्र जी के बारे में है, जो कि सीता को रावण उठा ले गए थे, तो उन्होंने रावण का वध करके सीता को वापस लेकर आए थे। और महाभारत में कौरव और पांडवों की कहानी है जिसमें श्री कृष्ण जो है उनकी मेन भूमिका है। तो भारत के दो महाकाव्य हुए, एक रामायण एक महाभारत। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें कि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और फोर्थ पॉइंट है कि महाभारत के लेखक या रचयिता कौन है? वो ऋषि वेदव्यास। इन दोनों को आप लिख लें। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल का मतलब है जिस टाइम पे रामायण महाभारत हुई हैं उस काल को कहा गया महाकाव्य काल। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट में लिखा हुआ है वीर काल। वीर काल का मतलब भी महाकाव्य काल ही है। तो दोनों निकनेम है, महाकाव्य काल कह लो आप या वीर काल कह लो, समय एक ही है जिस टाइम पर ये महाभारत और रामायण लिखी गई है। तो ये आपको सिर्फ जानना है। सेवन्थ पॉइंट है रामायण में क्या है, हम सबको पता है, रावण वाली कहानी है। एट्थ पॉइंट है कि महाभारत का प्रमुख विवरण क्या है। इसमें मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, आप वो लाइन लिख लें। क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि महाभारत क्या है और उसके अंदर क्या क्या है, बातें बताएं। तो आप सबसे पहले लिखें, महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें एक ही वंश के दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। यानी एक ही फैमिली के दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण दिखाया है। अब चित्रण है के बाद आप लिखें ये वाला पॉइंट, एट्थ पॉइंट, कि इसमें कौन कौन से परिवार है वो। इसमें चंद्रवंशी हस्तिनापुर के पांडव और कौरवों के बीच युद्ध का चित्रण है। ये लाइन लिख देंगे आप। उसके बाद 8th, 9th, 10th और 11th ये चारों पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेंगे उसी के नीचे कि महाभारत में कुल कितने हिस्से हैं। कुल खंड का मतलब है हिस्से। तो 9th पॉइंट है महाभारत में कुल कितने खंड हैं? 18। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? वो भी 18 दिन ही चला था। पार्ट वाइज है 18, मतलब एक दिन की लड़ाई एक पार्ट में, दूसरे दिन की लड़ाई दूसरे पार्ट में, जो जो घटनाएं हुई सारी लिखी हुई हैं उसमें। तो महाभारत जो है 18 खंड में है। 18 ही दिन यह युद्ध चला था और कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। तो ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसके बाद 12th पॉइंट जो है वो तो आप सबको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है? श्री कृष्ण के उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे युद्ध के समय में, महाभारत के युद्ध के टाइम पर। तो इस पेज में से हमें थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और जो 8th, 9th, 10th और 11th सिर्फ ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दो परिवारों के बीच युद्ध है, कौरव और पांडव वो परिवार है। तो बस आप वही इसका आंसर लिख दें डायरेक्ट जो आपने अभी पीछे नोट किया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विवाह के कितने प्रकार थे। इसमें लिखा हुआ ना अंतर्विवाह बहिर्विवाह, तो इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। पुराने समय में 4 प्रकार के विवाह होते थे, 4 प्रकार से शादी होती थी। सबसे पहला है अंतर्विवाह। अंतर का मतलब भी होता है अंदर और विवाह का मतलब शादी। तो जब एक ही गोत्र में, एक ही जाति में अंदर ही विवाह हो जाए यानी आपस में ही शादी हो जाए तो उसको बोलेंगे अंतर्विवाह। ये अधिकतर कुछ कबीलों में होता था, उसमें अपने ही कबीले के अंदर शादी कर ली जाती थी। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर्विवाह। तो इसमें क्या लिखा है? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे, वही बिल्कुल कि एक ही ग्रुप के अंदर होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता था। तो अंतर्विवाह का मतलब हुआ अपने ही गोत्र में, अपनी ही जाति में अंदर ही अंदर शादी होना यानी आपस में शादी होना। सेकंड पॉइंट है हमारा बहिर्विवाह। बहिर्विवाह जो हम आज भी फॉलो करते हैं कि जाति तो एक होती है पर गोत्र जो है वो अलग होता है जिससे शादी होनी होगी।
जैसे कि अगर हम बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों में सरनेम होते हैं अलग अलग, जैसे वत्स सरनेम है, वशिष्ठ सरनेम है। तो जितने भी हैं उनकी शादी के नियम है कि शादी होगी ब्राह्मणों में ही, पर एक गोत्र के साथ नहीं हो सकती, गोत्र से बाहर शादी होगी। अगर मान लो कि कोई वत्स गोत्र है किसी का, तो वत्स गोत्र की शादी वत्स गोत्र के साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये दोनों भाई बहन होंगे, पर शादी होगी जाति के अंदर ही, होगी ब्राह्मणों में ही, पर वत्स की जगह कोई और गोत्र ढूंढना होगा उन्हें, चाहे वो भारद्वाज हो, कुछ भी गोत्र हो उनका, वो सब वो लगा सकते हैं। तो बहिर्विवाह वही पद्धति है जो हम आज फॉलो करते हैं, जाति एक ही परंतु गोत्र अलग अलग। तो पहला था अंतर्विवाह जिसमें एक ही जाति एक ही गोत्र आपस में शादी हो जाती थी। दूसरा है बहिर्विवाह जिसमें जाति तो एक होगी पर गोत्र अलग अलग होंगे। तो बहिर्विवाह सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आज तक हम मानते हैं। तीसरा है बहुपत्नी। बहु मतलब बहुत ज़्यादा और पत्नी मतलब वाइफ। तो जब कई सारी पत्नियां हो तो ऐसे शादी कौन करेगा? राजा महाराजा ही करते थे अधिकतर। तो बहुपत्नी प्रथा भी महाभारत टाइम में हमें देखने को मिलती है। तो तीसरा प्रकार हुआ बहुपत्नी, इसका मतलब है एक आदमी की एक से ज़्यादा पत्नियां होना। उसके बाद बहुपति प्रथा। महाभारत में जो द्रौपदी हैं उनकी शादी 5 पांडवों से हुई, यानी एक स्त्री के 5 पति हुए। तो ये बात भी हमें पता चलती है कि विवाह बहुपति विवाह भी हो सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें कि विवाह के प्रकार कितने थे और ये चारों टाइप लिखकर उनके आगे लाइंस लिख लें आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है सातवाहन शासकों के अंतर्गत माताएं कैसे महत्वपूर्ण थी। तो सातवाहन जो राजा हैं वो हमेशा अपनी माता का नाम लगाते थे अपने सरनेम के आगे। तो इस बात से हमें पता चलता है कि उनमें माताएं महत्वपूर्ण थी। तो इसमें पहला पॉइंट है सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा है इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर कोई अपने माता का नाम लगाएगा तो इससे साबित हो रहा है कि उस समाज में माताओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया इन्होंने गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी का। तो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी जो हैं वो सातवाहनों के सबसे प्रतापी यानी सबसे महान राजा हुए हैं। उन्होंने अपना नाम लिखा, नाम तो उनका श्री सातकर्णी है, पर उनके आगे क्या लगाया उन्होंने? गौतमीपुत्र। ऐसे ही इनके जितने भी पूर्वज थे उन सब ने अपनी माता का नाम लगाया है। किसी ने वशिष्ठी पुत्र, इस पुत्र का मतलब है यहाँ पे पुत्र, बेटा। तो यहाँ पे जो गौतमी पुत्र लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ गौतमी का बेटा श्री सातकर्णी। तो इस बात से क्या पता चल गया कि सातवाहनों में माताओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में क्या अंतर है। तो पितृवंशिकता का अर्थ है कि जब वंश परंपरा पहले पिता, उसके बाद पुत्र, उसके बाद पौत्र, यानी सभी लड़कों में ट्रांसफर होती जाए, उसको बोलते हैं पितृवंशिकता। परंतु मातृवंशिकता का मतलब है जब जो राजगद्दी है वो माता और उसके पूर्वजों में चली जाए। जो हमारा भारतीय समाज है उसमें आज तक हम पितृवंशिकता को ही फॉलो करते हैं और शुरू से ही हम उसी चीज़ को अपना रहे हैं आज तक। मातृवंशिकता जो है भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। 1-2 जनजातियाँ ही हैं केवल, उनमें हमें मातृवंशिकता देखने को मिलती है। बाकी हर जगह हम क्या फॉलो करते हैं? पितृवंशिकता को ही फॉलो करते हैं। आप अपने घर का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि आपके घर में जो सबसे ज़्यादा चलती है वो चलती है आपके दादाजी की, उसके बाद पिताजी की, उसके बाद जो आपका बड़ा भाई होगा उसकी, या आप घर में बड़े हैं तो आपकी चलेगी। तो इसी प्रकार यही है पितृवंशिकता। और पितृवंशिकता में वंश जो है वो पिता के और पुत्र के नाम पर चलता है। मातृवंशिकता में वंश जो है वो माता के नाम पर यानी माँ के नाम पर और माँ की फैमिली के नाम पर चलता है। अब अगला क्वेश्चन है पुरुष और महिलाएं धन कैसे पा सकती हैं, मनुस्मृति के आधार पर उल्लेख करें। तो मनुस्मृति में हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं। एक तो है चांडालों के बारे में और महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को उस समय में क्या सिचुएशन थी, कैसे वो धन इकट्ठा कर सकती थी। तो पुरुषों की पढ़ते हैं पहले कि पुरुष धन कैसे कैसे इकट्ठा करते थे। इसमें लिखा हुआ कि पुरुषों के धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। पहला है विरासत। विरासत मतलब जो उनके बाप दादा से मिला है उसे विरासत बोलेंगे। मान लो कोई राजा है, उसका बेटा जो होगा वो राजा ही बनेगा, तो ये चीज़ हुई विरासत। दूसरा है खोज। मान लो वो कहीं गया, कहीं कुछ खोज कर ली, दूसरे राज्य में गया, वहाँ पर सोना मिल गया, ये मिल गया, तो विरासत से और खोज से। तीसरा है खरीद, अपने दम पर अपने पैसे से कुछ खरीद ले, तो ये तीसरा तरीका हुआ। विजीत करके यानी दूसरे को जीत कर,
अपने पड़ोसी राज्य पर अटैक करके उसे जीत ले तो वो भी उसकी संपत्ति हो गई। अगला है निवेश व कार्य, अपना बिजनेस बढ़ाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करके। उसके बाद है सज्जनों द्वारा दी गई भेंट, यानी भाई बंधु, माता पिता, चाचा वगैरह, फैमिली जो भी हैं सज्जन, उन सभी से जो गिफ्ट मिले उनसे। तो ये 7 तरीके हुए पुरुषों के पैसा इकट्ठा करने के। विरासत, खोज, खरीदना, जीत जाना, विजित करना, निवेश और सज्जनों की भेंट। उसके बाद जो स्त्रियां हैं उनके जो धन इकट्ठा करने की चीज़ें हैं वो पुरुषों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो ना तो राजगद्दी संभालती थी, ना ही वो दूसरे राज्यों पर आक्रमण वगैरह कर सकती थी। तो इसमें जो है मनुस्मृति में 6 तरीके बताए हैं स्त्रियों के धन अर्जित करने के। तो इसमें पहला है वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट। इसका मतलब है जो शादी हुई है जिस टाइम पे, उस टाइम पर जो कन्यादान दिया जाता है वो सारा। उसके बाद है स्नेह के प्रतीक के रूप में भ्राता मतलब भाई, माता मतलब आप सबको पता है, पिता मतलब पिता के दिए हुए उपहार। तो जो भाई बहन माता पिता ने गिफ्ट दिया है वो हुआ दूसरा। पहला क्या था, शादी के टाइम पर मिली हुई भेंट। उसके बाद है ऐसे ही गिफ्ट जो फैमिली से मिले हों। उसके बाद है परवर्ती काल में, यानी शादी के बाद वाले टाइम पे जो भेंट मिली है वो पति द्वारा मिली हुई भेंट। यानी सीधी सी बात है, सारी बातें ये लिखी हुई हैं कि महिलाओं का जो धन अर्जित करने का तरीका है वो केवल कन्यादान और दूसरों से प्राप्त किए हुए गिफ्ट है। वो ना तो आक्रमण करके जीत सकती हैं, ना वो बिजनेस वगैरह कर सकती हैं, ना वो खोज बिक्री कर सकती हैं, तो ना ही उन्हें विरासत से कुछ मिलता था। क्यों? क्योंकि विरासत पे तो पितृवंशिकता थी, पिता के बाद किसके पास जाएगी सारी चीज़, पुत्र के पास जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे केवल महिलाएं धन इकट्ठा कर सकती थी, वो सारी हैं केवल कन्यादान और गिफ्ट सारे। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हुए हैं और ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।